नमस्कार। बिस्तक के इस खास शो में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे बाजार की दिशा के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसीज के बारे में, जो किसी के समझ में नहीं आ रही। बहुत ही ज्यादा टेंशन ग्लोबली उन्होंने क्रिएट कर रखी है, लेकिन अब इससे बाजार कैसे निपटेगा। और अभी हाल में ही, इनफैक्ट ये तो आज की खबर है कि टैरिफ बॉम्ब अभी नया फोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 50% टैरिफ कॉपर पे लगा दिया है, कॉपर इंपोर्ट पे, और 200% टैरिफ फार्मा सेक्टर पे लगाने की बात की गई है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब हम इस शो में तलाशने की कोशिश करेंगे। सुनील सुब्रमण्यम जी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार। सर, शुरुआत मार्केट के आउटलुक के साथ ही करते हैं सर। इतनी टेंशन्स के बीच में ये बाजार थोड़ा सहम सा गया है। अभी आपकी अप्रोच क्या है मार्केट को लेकर? देखिए, मैं कहूँगा कि ये अनसर्टेनिटी ही मौका है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात ना, कि ट्रम्प की कोशिश क्या है ये हम समझने की ज़रूरत है। हर रोज एक ट्वीट डालते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, आप अगर जंगल में गए हो कभी, तो शेर पहले अपना आवाज देता है ताकि जंगल के सब जानवर डर जाए, राइट। फिर उसके बाद क्वाइटली छुपता है एक घास के पीछे और मौका ढूंढता है। जब हवा उसकी तरफ ठीक चलती है, तभी वो आके वो जंप करता है अपने जो भी डियर है या भैंस है या जिसके ऊपर। तो ये समझिए कि एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है कि उन्होंने एक डरावना फेंकते हैं, भयंकर। ओके, ताकि सब हिल जाए और फिर मौका ढूंढते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो डील मेकर है। अल्टीमेटली वो प्रेसिडेंट नहीं है अमेरिका के, वो चीफ बिजनेस ऑफिसर है अमेरिका के। और इसलिए वो जो उनकी स्थिति आपको समझने की जरूरत है। दो चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा। एक है कि जे देखिए, ये हालत अमेरिका की जो फिजिकल डेफिसिट की, उनकी बोरोइंग 120% ऑफ जीडीपी होना, इस साल में उनको रीफाइनेंस करना है 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर उनकी डेट को। ये स्थिति के कारण क्या है कि इतनी सालों से अमेरिका सभी देशों को अ, क्या कहते हैं, जैसे उनकी पर कैपिटा इनकम 90,000 के करीब है, चीन का 13,000 है। तो सस्ते में जो प्रोडक्ट आते थे, तो प्रॉफिट मार्जिन, वो जो डिफरेंस है ना 90,000 की और 13,000 की, वो चीन के पक्ष में थी, राइट। इसलिए अमेरिका को बोरो करके ये फाइनेंस करना पड़ा। तो वो हिस्टोरिकल इम्बैलेंस को वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की हालत फिजिकल तौर पे इतनी खराब है, तो इनकम बढ़ाने की जरूरत है, राइट। लॉन्गर टर्म में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मैन्युफैक्चरिंग वापस आना, ये सब बातचीत है, क्योंकि 80-90,000 पर कैपिटा इनकम में वो कोई भी चीज सस्ते में बना नहीं सकते, और उसका पूरा इंपैक्ट थोड़ी अमेरिकन पॉपुलेशन उठा सकती है। तो ये टैरिफ का मामला की दो तीन चीज है उसमें। एक है जो इनकम आएगी, अभी उनकी टोटल इंपोर्ट है 3 ट्रिलियन डॉलर, और उसमें समझिए ये सब मामला जो खत्म होने के बाद, जो मेरे ख्याल में क्रिसमस के शुरुआत तक हो जानी चाहिए, समझिए कि 20% टैरिफ लग गया, तो हर साल 600 बिलियन डॉलर का एडिशनल इनकम अमेरिका को आएगा, जो उनके फिजिकल डेफिसिट को मिनिमाइज करने में काम आएगी। तो वो एक इनकम है। सेकंड, 20% टैरिफ अगर एवरेज में लग गया, तो प्रोडक्ट की जो पास ऑन करेंगे अमेरिकन कंज्यूमर को, वो खाली 20% एडिशनल वैल्यू होगी। देखिए, डरावना इसलिए चीज का था कि वो चीन के ऊपर 150% का टैरिफ लगा दिया, तो उतना कॉस्ट कैसे सह सकेंगे। नहीं, 20% तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा ना, किसी भी प्रोडक्ट में एनुअल इन्फ्लेशन उसके प्रोडक्ट में 4 से 6 तो होती है। और क्या है कि ये 20% फुल्ली पास ऑन नहीं होगा कंज्यूमर को, कुछ वो एक्सपोर्टिंग कंट्री कुछ ऑब्जर्व करेगी, जो मिडिल लेवल जो प्रोसेसिंग कर रहा है अमेरिका में, जो रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करके फिर बेचते हैं, वो थोड़ी ऑब्जर्व करेंगे। और थोड़ी बहुत ट्रंप अपने बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए लोअर इन द पॉपुलेशन को पास ऑन करेंगे, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर भी उतना असर नहीं आएगा। तो उनकी कोशिश यही है कि इतनी सालों से आपने जो प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ये होता है कि बायर का मार्केट है या सेलर का मार्केट है, इतनी सालों से वो सेलर का मार्केट था, वो उसका एक बायर के मार्केट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लॉ ऑफ इकोनॉमिक है, कैपिटलिज्म वैसे ही आती है। मगर क्या वो 10% पे टैरिफ लगाएंगे, 15 पे, 20 पे, 25 पे? ये है नेगोशिएटिंग वाली टैक्टिक, जिसके लिए वो बम फेंक रहे हैं, खाली के सब लोग डर जाए और उसके बाद एक डील में सेटल हो जाए, राइट। तो मेरा मानना है कि हर ये जो ट्वीट वो करते हैं, वो एक अनसर्टेनिटी नेगोशिएटिंग की तरफ से ओपोनेंट की ओर एक अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मेरा मानना है
कि वो प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन है, और अल्टीमेटली वो डील्स अपने जो इंपॉर्टेंट देश है उनके साथ कर बैठेंगे। और इंडिया का बात करें अभी, क्योंकि हमें तो इंडिया से ही संबंध है। मैं वो पूछा था, इंडिया तो इंपॉर्टेंट है ना उनके लिए, हमारे साथ तो कर लेनी चाहिए थी। मिनी ट्रेड डील क्या होता है सर? पूरी की पूरी कर डालो ना एक ही बार में। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। फर्स्ट, इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गलत फहमी मैं पहले हटाना चाहता हूँ सभी लोगों के मन से। उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं। अरे उनके 1.3 ट्रिलियन के इंपोर्ट मैंने बताए ना, तो उनका ट्रेड डेफिसिट है 1.2 ट्रिलियन, ठीक है। यानी 3.2 ट्रिलियन वो इंपोर्ट करते हैं, 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, ठीक है। तो 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट है। इंडिया का सरप्लस है $50 बिलियन से कम भैया। 4% ही है टोटल उनके डेफिसिट में इंडिया का हक। तो इंडिया के बारे में थोड़ी उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये $50 बिलियन में 20% समझिए कितना है? कुछ भी नहीं है, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। तो ये गलत फहमी है कि इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। ओके, उनके लिए इंपॉर्टेंट है चाइना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन, उनके लिए इंपॉर्टेंट है मेक्सिको, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, जहां से ज्यादा वो इंपोर्ट करते हैं और ज्यादा। तो आज की हालत में उसको पहले सॉल्व करना, इसलिए ये चिट्ठियों में इनिशियल 12-14 चिट्ठी में इंडिया का नाम नहीं आया, क्योंकि इंडिया लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है, इंडिया पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया एज अ मार्केट भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर नॉट इंडिया एज अ एक्सपोर्टर टू अमेरिका। समझ लीजिए आप। नंबर्स में नहीं है अभी इंपॉर्टेंट, बाकी की चीज जो आपने गिनवाई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसीलिए वो कल भी उन्होंने कहा, एक तो कह रहे हैं कॉपर फार्मा, और इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैरिफ ऑन द कंट्री। ये सब बातें करते हैं, मगर सेम टाइम उन्होंने कहा कि वी आर वेरी क्लोज टू साइनिंग अ डील विथ इंडिया। हम्म। तो ये बात भी है, तो याद रखिए ये सब वो डराने के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनको पता है कि इंडिया पॉलिटिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्वाड में, चीन को कंट्रोल में रखने के लिए। सेकंड, एक 10 साल की टाइम फ्रेम में वो इंडिया का पॉपुलेशन का एडवांटेज जो चीन के पास था, एक लार्ज पॉपुलेशन और लो कॉस्ट ऑफ लेबर। इंडिया का भी लार्ज पॉपुलेशन है और लेबर कॉस्ट चीन से बहुत कम है, क्योंकि चीन का $13,000 पर कैपिटा इनकम है, हमारा 3,000 अभी तक छुआ नहीं है, राइट। मगर वो लॉन्ग टर्म में ही वो सॉल्यूशन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में चीन इज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस देन इंडिया। चीन की प्रोडक्टिविटी इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि चाइना प्लस वन में ओवरनाइट वो इंडिया को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना, मगर एक 10 ईयर टाइम फ्रेम में धीरे धीरे हो सकता है। तो इसीलिए उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीन और इंडिया में जो फर्क है कॉस्ट का, उसका भी बेनिफिट ट्रम्प उठाना चाहेंगे, करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इंडिया एज अ मार्केट, अभी उसमें दिक्कत क्या है मैं बताऊं आपको। इंडिया सबसे लार्ज मिडिल क्लास है, मगर मिडिल क्लास को बेचने लायक प्रोडक्ट अमेरिका में बहुत कम है भैया, क्योंकि उनकी सब एक महंगी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, तो महंगी प्रोडक्ट ही बेच सकेंगे। और इंडिया की हालत क्या है कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इंडिया इनकम। यानी एड्रेसेबल मार्केट जो है, जो जो एच है, सुपर एच है, जो अमीर लोग है, वो खाली 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है। यानी 140 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ ही उनकी एड्रेसेबल मार्केट है, समझिए। पूरा इंडियन मार्केट को एक्सेस करना होगा तो एग्री प्रोडक्ट्स से ही कर सकते हैं। वहां पे रेड लाइन होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे लिए फार्म सेक्टर में दो तीन दुविधाएं हैं। एक, हमारी लोकल फार्मर्स को हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को हमने अलाउ कर दिया, तो ना ही हमारी ओवरऑल एक, जो कहते हैं ना कि जीएम के कारण कैंसर कैंसर बढ़ता है, ओवरऑल इसकी उठती है, तो ये बहुत डेंजरस चीज है जो इंडिया को अलाउ करना नहीं चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर हमने अलाउ कर दिया तो यूरोप का पूरा जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है जीएम के बारे में। तो एग्री में मेरा है एक रेड लाइन है, वही है। आपने मिनी ट्रेड की बात, मिनी डील की बात करी, क्योंकि उस मिनी ट्रेड डील में एग्री शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे अमेरिका को चाहिए कॉर्न और सोया जो वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में बेचने के लिए, क्योंकि वो ये मास प्रोडक्ट है। मगर बिकॉज ऑफ द जीएम फैक्टर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए उसमें इजी सॉल्यूशन नहीं है। तो मिनी डील माने जो कठिन समस्याएं हैं सॉल्व करने के लिए, उसको बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए मिनी डील में एग्री नहीं होगी। तो मिनी डील हमने पूछा, जो आसान चीज है उसको पहले टैकल करेंगे, और जो मुश्किल चीज है उसको बाद में टैकल करेंगे। इसलिए एक मिनी डील और बाद में एक बड़ी डील की बात होगी, राइट।
तो अब मिनी डील के अंदर क्या होगा कि इंडिया का जो 14 करोड़ का जो एड्रेसेबल मार्केट है, उनको क्या बेच सकते हैं, उनको अमेरिका में जो चीज ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, वो चीज है ऑटोमोबाइल। गाड़ी उधर बनते हैं, और ट्रम्प की वोट बैंक में जो मिड वेस्ट की बात करते हैं, रस्ट बेल्ट की बात करते हैं, वो ऑटो टेरिटरी है, डेट्रॉइट वाला, राइट। तो इसीलिए हार्ली डेविडसन बाइक या टेस्ला या जो भी अमेरिकन ऑटोमोबाइल सेक्शन है, उसका एक्सेस वो चाहेंगे इंडियन मार्केट में एट द हाई एंड लेवल। यानी वो ठीक है, वो हमारे लिए देने लायक भी है। शायद हमारे जो हाई एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए उस सेक्टर में थोड़ा डैमेज हो सकता है, मगर वो डेफिनेटली हमें ग्रांट करना पड़ेगा। क्योंकि और एक बात है, मैं भूल गया कहना, कि इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है और एक चीज के लिए, वो है कि 190 बिलियन टोटल ट्रेड वॉल्यूम को 500 बिलियन में उन्होंने विजन रखा है, मोदी और ट्रंप ने जो मीटिंग किया था, राइट। साल में। अब वो बढ़ता है ना, वो खाली इंडियन एक्सपोर्ट्स की बढ़त से नहीं हो सकता है, वो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया से भी बढ़ने की जरूरत है ना। तो इसीलिए इंडिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बायर हो सकता है, क्योंकि ये 50 बिलियन का डेफिसिट है। तो अगर 190 का देखें टोटल वॉल्यू, तो होगा कैसे ये 50, यानी 140 - 90, राइट। 140 हम एक्सपोर्ट करते हैं और 90 वहां से इंपोर्ट, ये सही नंबर नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, करेक्ट। तो अब ये 500 में वो हम्म। 140 कहां तक जाएगा और ये 90 कहां तक जाएगा, सवाल उसमें है। तो उनकी कोशिश है कि ये शायद इक्वल हो, यानी जीरो डेफिसिट या सरप्लस विथ इंडिया। तो यानी 250 प्लस 250, समझ रहे हैं। तो उनका 90 250 में जाना है, और हमारा जो है अभी तक 140, वो 250 तक जाएगा। यानी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ने की जरूरत होगी। तो वो इसीलिए उनको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा एक विन होगा। और वो कहां से आएगा, एक होगा तेल, क्योंकि ऑयल लॉबी स्ट्रांग है अमेरिका में, उनको भी एक्सेस चाहिए कि इंडिया, क्योंकि हम 85% अपना तेल इंपोर्ट करते हैं। आज कहां से करते हैं, रशिया से करते हैं। पहले ईरान से करते थे, सैंक्शन के बाद उधर तो हमने बंद कर दिया। वेनेजुएला से करते हैं, सऊदी से करते हैं, उसमें से थोड़ा हमें अमेरिका को शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। वो एक, और उसमें एडवांटेज क्या है कि तेल का दाम इंटरनेशनली फिक्स होता है। तो ऐसा नहीं है कोई टैरिफ वैरिफ लगा के उसको बढ़ाना, कुछ ना, कुछ नहीं है। वो एक वेल ट्रेडेड, वेल डॉक्यूमेंटेड प्राइस है। टेक्सास क्रूड का एक प्राइस होता है, ब्रेंट क्रूड का एक प्राइस होता है। तो वो एक है। सेकंड, अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि डिफेंस भी बहुत बड़ा लॉबी है उधर। और अगर हमने F-35 प्लेन या कुछ एडवांस रेडार या एंटी ड्रोन सिस्टम जैसा कुछ कुछ नेगोशिएट किया, तो उन चीजों से अमेरिका को फायदा इंडिया से बन सकता है। इसीलिए उनके लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेल, हाई एंड डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये तीनों मेरे लिए एक रिलेटिवली इजी विन है, और ये मिनी डील में शामिल हो सकते हैं। मगर अग्री वाला एक कठिन शब्द है, वो बाद में होगा। फार्मा एक कठिन बात है, क्योंकि जैसे तो आपने कहा वो हाँ, ये फार्मा में फार्मा लगने की फार्मा कोशिश। पे भी एक बार बता दीजिए, ये 200% का टैरिफ लगा देंगे तो वहां पर दवाई महंगी नहीं हो जाएगी? तो क्यों करेंगे अपने ही देशवासियों के साथ वो ये काम? क्योंकि उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल से वो राहत दिलवा देंगे, जो फ्री उधर होता है। देखिए अमेरिका में हेल्थ बिल कौन बेयर करता है पता है आपको? एक है फ्री, जो गवर्नमेंट देती है, ओबामा केयर लॉन्च हुआ था, याद है आपको? हाँ जी। एक दूसरा है इंश्योरेंस कंपनियां बढ़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उधर इंश्योरेंस होता है, राइट। तो ये फार्मा में एक्चुअल इंपैक्ट होता है जिन जो बियॉन्ड द इंश्योरेंस है, जिनका इंश्योरेंस नहीं होता है, राइट। और जिनके लिए ओबामा केयर जैसे वो हेल्थ केयर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर के फायदा नहीं होती है, खाली उन पॉपुलेशन को फार्मा का इंक्रीज कॉस्ट आएगा। तो यानी एक तरफ तो बाहर 200% की बात क्यों करें, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट उठाएगी ना, वो जो फ्री हेल्थ केयर के लिए दवाइयां उठाएंगी, तो गवर्नमेंट का कॉस्ट बढ़ता है ना। तो इसलिए वहां पे दबाव डालेंगे। मगर जैसे ही कोई भी शामिल होता है बीटीए के अंदर, तो वो टैरिफ के एप्लीकेशन से एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब याद है ना आपको, कनाडा मेक्सिको के साथ एक अग्रीमेंट था उनका, शायद नाफ्टा उसका नाम था, नॉर्थ हम्म। अमेरिकन फ्री ट्रेड ट्रीटी। तो जब टैरिफ लगाए थे, जो भी नाफ्टा के अंदर अग्रीमेंट था उसको एक्सक्लूड किया गया। तो ये फार्मा के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, कि अगर मिनी ट्रेड डील में फार्मा शामिल हो गया, तो वो जो टैरिफ की बात कर रहे हैं उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि नहीं तो डील का क्या फायदा ना।
ये अगर नाफ्टा पे आप वो बात करो जो कार्स के ऊपर लगाई थी, जो कार्स के ऊपर ड्यूटी जो उसके एग्रीमेंट के तहत नाफ्टा के तहत उनके ऊपर नहीं लगाई गई थी और बाकी के ऊपर बढ़ा दी थी, वैसे वाली ड्यूटी थी ना? हाँ थी, मगर मगर ये बीटीए तो साइन नहीं हुआ ना अभी तक। हम्म। जब बीटीए साइन होता है तो नेचुरली उसमें एक इंपॉर्टेंट क्लास होगा कि आप बाकी जो भी चीज करते हैं, बीटीए के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स शामिल हैं उसके अंदर कुछ और टैरिफ नहीं लगेगा। ये तो बेसिक ऑफ द बीटीए होगा। ठीक। कहीं पे भी डील साइन होता है ना, तो नेचुरली बाकी के जो होते हैं नियम उसमें नहीं आते हैं। मगर फार्मा की, क्योंकि आज हम डील साइन करने वाले हैं एक दो दिन में शायद मिनी डील, मगर फार्मा का उन्होंने बताया कि अगस्त फर्स्ट को ही वो फार्मा डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी उसके ऊपर। राइट, तो शायद फार्मा मिनी ट्रेड डील में शामिल नहीं होगी, तो फार्मा पे एक डाउट आएगा। अगर मिनी ट्रेड डील में फार्मा भी इंक्लूड हो गया तो उसके बारे में डरने की जरूरत नहीं है, यही है मेरे ख्याल। तो देखते हैं, मिनी डील को आने दीजिए, कौन से प्रोडक्ट्स कवर होते हैं उसमें देखते हैं, उसके बेसिस पे हमें फ्यूचर डिसीजन लेना पड़ेगा ऑन फार्मा। पर अचानक से ही धमकी दे देते हैं ना, 50% कॉपर पे लगा दी और फार्मा वालों को बोला कि 200% लगाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद में बोलते हैं कि 1 1.5 साल का समय दे देंगे। ऐसी बातें करते हैं, तो धमकी भी देते हैं, उसके बाद फिर अगली लाइन समझ में नहीं आती। अरे वही बोलता हूँ ना, जब आप डील करते हो ना, तो अगर ओपोनेंट के बारे में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है तो डील करना मुश्किल होता है ना। वो ये डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है भैया। हम्म। वो हर हर चीज के ऊपर ऐसे ही करते रहेंगे, ट्वीट 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 करते रहेंगे। और मेरा मानना है इनको इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डील ट्रम्प साइन करेंगे, मगर नेगोशिएटिंग हो रहा है ट्रेड टीम ऑफ अमेरिका विद ट्रेड टीम ऑफ इंडिया एट अ ग्राउंड लेवल, राइट। जो तो उनके लिए फायदेमंद चीज दोनों के लिए होगी। ये ट्रेड डील विन विन होनी चाहिए, विन लूज नहीं होगा आइदर तरफ, राइट। विन विन होना चाहिए। तो अ, ऐसे डराने वाली चीज तो आते रहेंगे ट्रम्प के मुंह से और उनके ट्वीट से, उसको कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है। और आज मार्केट भी ना, जो कहते हैं ना शेर आएगी शेर आएगी, फिर जब हाँ। शेर जरूर में आती है तो सब लोग भूल गए कि शेर आएगी। हाँ, इतनी गिर नहीं रहा मार्केट, मतलब मार्केट ने सब कुछ झेल लिया ये सारी चीजों को। यस। तो इसका असर तो पड़ेगा ही मार्केट पे, और देखते हैं क्या कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होती है। हम तो कल रात तक का इंतजार कर रहे थे, कल रात को तो जो हम इंतजार कर रहे थे उसके बाद उसके ऊपर तो आया नहीं कुछ। कॉपर के ऊपर आ गया 50% का टैरिफ, फार्मा पे आ गया 200% का टैरिफ, बस यही तो होते देखा हमने तो। और सर बीच में ना ये एक और खबर आई थी, ये जेन स्ट्रीट की, ये भी बता दीजिए सर, ये क्या, कैसे हुआ ये, और एफएनओ में इतना बड़ा चूना कैसे लगा गया जेन स्ट्रीट? और सेबी का जो एक्शन हुआ है जेन स्ट्रीट पे, इसका कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या स्टॉक मार्केट में? कितना बड़ा घपला है ये? देखिए, इसमें मैंने जो स्टडी किया है उसमें यह है कि टेक्निकली आप देखते हैं, उन्होंने रूल के अंदर जो परमिटेड था वही किया था। जेन स्ट्रीट ने जो भी किया मार्केट के अंदर, जो एक फ्री मार्केट के अंदर अलाउड होता है उसी को किया। प्रॉब्लम क्या होता है कि उन्होंने प्राइस रिगिंग किया इंडेक्स को, राइट। अभी इंडिविजुअल स्टॉक के प्राइस रिगिंग इजीली पकड़ सकते हैं, मगर एक इंडेक्स का प्राइस रिगिंग उतना आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सुना कि कोई विजिल ब्लोअर थे दुबई में जिसने उसको हाईलाइट किया। और सेबी की भी एक भी, सेबी एआई का बहुत इस्तेमाल करती है आजकल, उनके पास बहुत आईआईटी से बहुत इंजीनियर्स उन्होंने ले लिया। उन्होंने इसको स्टडी किया, और क्योंकि इंडेक्स का वॉल्यूम्स इतना होता है कि रिगिंग उसमें इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाते, तो उन्होंने पकड़ लिया। अब क्या है कि टेक्निकली जो उन्होंने किया, मेरे ख्याल में लगता है कि वो इट वॉज नॉट अ वायलेशन, अनलेस आप जाके प्रूव कर सकोगे कि विद एन इंटेंशन टू सेल उन्होंने बाई किया, और विद इंटेंशन टू बाई उन्होंने सेल किया, राइट। या इंटेंशन को प्रूव करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं जेन स्ट्रीट भी चैलेंज करने वाली है इसको, मैंने सुना कोर्ट में जाकर कि मैं हमने कोई मैल प्रैक्टिस नहीं किया, जो मार्केट की जो डायनेमिक्स है उसके अंदर ही हमने किया है। अब तो ज्यूरी इज आउट ऑन दैट, मगर डेफिनेटली इसके कारण रिटेल एफ एंड ओ प्लेयर्स को नुकसान पहुंचा है, उसकी डाउट नहीं है, राइट। और एक तरफ तो एज इट इज इंस्टीट्यूशन के पास एक लार्ज वॉल्यूम और स्पीड ऑफ एक्शन की एडवांटेज तो होती है, उसके ऊपर उन्होंने ये डेलिबरेटली, अगर अभी ये डेलिबरेटली ये इंटेंट प्रूव करना है कोर्ट में, सभी ने तो एक्शन ले लिया, मगर कोर्ट में जाएंगे, ये शायद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगी या इंडियन कोर्ट्स में आएंगी, क्योंकि वो कोशिश करेंगे जेन स्ट्रीट की हमने डेलिबरेटली नहीं किया। तो इसका प्रूफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो है क्लियरली सामने कि उन्होंने जब खरीदा बेचा, बट वो कहने की कोशिश करेंगे कि अरे ये मार्केट का मूवमेंट था, जब मार्केट हमारे फेवर में मूव है हमने बेचा, मेरा इंटेंशन नहीं था। अनलेस ये इन्वेस्टिगेशन में वो प्रूफ साबित हो सकता है, राइट, वो एक बात है। तो बट जरूर द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन वाज
वेरी बैड फॉर द रिटेल निवेशक, क्योंकि वो इस ट्रैप में फंस गए, राइट। और इसीलिए अभी इम्पैक्ट देखेंगे तो दो तीन चीज है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में। एक रिटेल ट्रेडर्स का इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज अब ये डाउट आ गई उनके मन में कि ये फ्री मार्केट नहीं है। ये कोई एक तरफ समझिए कि एक अगर एक स्टॉक में आप बाय सेल कर रहे हैं, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है तो आप दूर रहेंगे ना, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, इनसाइडर के पास है। जैसे ही अब, क्योंकि ये खाली जेन स्ट्रीट से मामला खत्म नहीं होता है ना। अब दो और बड़े एच एफ टी माने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर उनको कहते हैं। तो दो और बड़े हैं, एक मिलेनियम है, एक सिटाडेल है, राइट, जो ऐसी चीज करते हैं। देखिए ये जो उन्होंने किया इंडिया में, और एक बात मैं बताता हूं, ये वो सभी मार्केट में करते हैं। क्या है कि हमारी मार्केट की लिक्विडिटी उतनी नहीं है कि ऐसे बड़े वॉल्यूम में ये खिलवाड़ जो हुआ उसका इंपैक्ट बहुत दिखता है, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स में 12 स्टॉक है यार, निफ्टी बैंक इंडेक्स में, क्योंकि डेप्थ नहीं है। तो एक इसका सॉल्यूशन होगा कि बैंक इंडेक्स को पहले आप 30-40 स्टॉक लागिए, खाली 12 स्टॉक में मत रखिए। तो वो इंडेक्स तो एनएससी करती है, तो सेबी को एनएससी के साथ काम करके ऐसे बड़े वाले इंडेक्स जहां पे एफआईएस का बड़ा शेयर होता है ना, उसमें यू शुड हैव अ डेप्थ ऑफ द मार्केट। बहुत सारे स्टॉक्स होनी चाहिए, खाली 12 स्टॉक से नहीं चलेगा। वो एक बात है, शायद वो सबक हम सीखेंगे और उसको शायद रीजिक करेंगे। मगर मेरा क्या कहना है कि ये बाकी दो भी नाम मैंने उठाया आपको, मिलेनियम और सिटाडेल, ये लोग पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में ऐसे ही करते हैं। वो एक एक होता है कि वो ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके उसमें एक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्केट में क्या है, क्योंकि लिक्विडिटी के कम होने के कारण उनको पता है कि मेरी एक्शन से ही मैं मार्केट को हिला सकता हूं। वेरएज बाकी के डेवलप कंट्री में वो नहीं होता है, वहां पे उनको रिस्क लेना पड़ता है कि फ्यूचर में ऐसी हो गया तो मैं ये करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। मगर इन्होंने इसको एक स्पेकुलेटिव टूल में बदला दिया, समझ रहे हैं आप। तो अब वो बात भी सामने शायद सभी के इन्वेस्टिगेशन से बाकी के प्लेयर्स के भी सामने बात आएंगी। तो डेफिनेटली रिटेल जो प्लेयर्स हैं उनके मन में डाउट आएगी कि मैं क्या एक अनइक्वल प्लेइंग फील्ड में मैं खेल रहा हूं, डाइस इज लोडेड अगेंस्ट मी कहते हैं ना गैम्बलिंग में, वो तो राइट। सेबी की रिपोर्ट भी तो बता रही है, ये तो खैर बैंक निफ्टी का मुद्दा था ना, वो तो सेबी की रिपोर्ट बोल रही है 1.05 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान कर डाला है FY 25 में रिटेलर्स ने, और फिर भी खुलेआम आ रहे हैं ऑप्शंस में। क्योंकि ये ग्रीड का प्ले है ना। अब कोई भी एक जुआरी, अगर आपने मिले हो किसी जुआरी से, तो आपको पता लगेगा कि जुआरी का खेल क्या होता है। दो बार नुकसान हो गया तो तीसरा बेट दुगना करता है, ताकि एक ही सक्सेस से वो पूरे लॉसेस को वाइप आउट करे। ये टिपिकल जुआरी का मेंटालिटी होता है ना, जो इसीलिए आपने देखा ना, ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ ट्रेडर्स 20 लाख कम हो गए, 62 लाख से। हम्म। लास्ट ईयर Q1 से इस ईयर Q4 देखे तो 62 लाख से 42 लाख। तो जो एक फ्रिंज प्लेयर से वो सब हट गए डर के मारे, क्योंकि सेबी के जो भी चीज है उन्होंने देखा। मगर जो कोर है, जिनका एक रिस्क लेने का, जो कहते हैं ना, रिस्क डेलिबरेटली लेते हैं ताकि उसका रिवॉर्ड बने, यानी एक गैम्बलिंग का इंस्टिंक्ट होता है। और ये मैं गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति में ये डिफर होता है कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पूरे अपने घर को बेच के इसमें डाल रहे हैं तो वो एक डेंजर चीज है, राइट। तो वॉल ये इसीलिए आपको लॉसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग प्लेयर्स है उन्होंने रिस्क और भी बढ़ा दिया, क्योंकि वो लॉस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेटा बताती है, अब ये 91% लॉसेस जो कह रहे हैं, 91% ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति ने हर मौके पे लॉस किया है ना। कुछ ट्रेड्स में उनको प्रॉफिट जरूर मिला होगा उसके बाद। तो अब इसके कारण जरूर और थोड़ी नॉन सीरियस प्लेयर्स बाहर हटेंगे। ये 40 लाख शायद 30 लाख होगा, मगर एक कोर 30, 25, 30 लाख तो इसमें रहेंगे, क्योंकि उनका उनकी आदत है कि स्टॉक्स में, फंडों में अपॉर्चुनिटीज है और हम उसको फायदा करने, ये सोच को हम कुछ हटा नहीं सकते। मगर वॉल्यूम्स के ऊपर इनिशियली इंपैक्ट आएगा, मगर ओवर द मीडियम टर्म ये हमारे मार्केट के लिए एक हेल्दी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब फ्यूचर में जेन स्ट्रीट की तरह प्लेयर्स जो है वो इंडियन मार्केट में ऐसे करने से दोबारा सोचेंगे। पहले उनका सोच था कि ये कोई डिस्कवर नहीं कर सकता है, ये कॉन्फिडेंस से ही उन्होंने अपना खेल खेला ना। जी। अगर उनको पता होता कि पकड़ जाएंगे तो जरूर ये नहीं करते। अब ये बात है कि सेबी के पास टूल्स है जिससे वो ये को ट्रैक कर सकती है, तो नेचुरली द लेवल ऑफ सच मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगी। तो उससे डेफिनेटली मार्केट की कॉन्फिडेंस, किसकी, खाली रिटेल की नहीं, बाकी के जो लॉन्ग ओनली एफआईएस होते हैं ना,
वो भी देखेंगे कि अब ये मार्केट में रेगुलेटर एक्ट कर रहा है तो एक स्टेबिलिटी होगी इस मार्केट में हम निवेश कर सकते हैं। नहीं तो ये लैक ऑफ लिक्विडिटी के कारण एक सेट ऑफ लॉन्ग ओनली एफआई शायद हमारे मार्केट में उतना एक्सपोजर नहीं ले रहे थे, क्योंकि ऐसी चीज के कारण उनका भी नुकसान हो सकता है ना। राइट, तो अब वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मीडियम टर्म में ये हमारी कैपिटल मार्केट की स्ट्रेंथ को दोहराती है। और जरूर ज्यादा लॉन्ग ओनली एफआई का पैसा भी इंडिया में आ सकता है, और रिटेल निवेशक भी जो खाली जो ट्रेडिंग करते हैं नहीं, बट जो निवेश करने के लिए आते हैं एक मीडियम टर्म में, उनकी भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो मैं कहूंगा ये एक शॉर्ट टर्म ब्लिप होगा, मगर कुछ ही दिनों में ये सेटल हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था जो सेबी ने किया है। आखिरी सेगमेंट में सर हम ये रिजल्ट्स, जो सीजन अभी शुरू हो रहा है, इस पे भी एक बार आपका व्यू लेना चाहेंगे। इसमें क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो क्वार्टर वन रिजल्ट से, और 10 तारीख को टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं रिजल्ट्स? ठीक है, मेरा ओवरऑल मानना है कि ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आएगी। और इसका कारण खाली रिजल्ट्स नहीं है, इसका कारण एक्सपेक्टेशंस भी है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन की बेटर ही आने वाले रिजल्ट है। वही कह रहा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर की जो बात मैंने देखी कि रिजल्ट्स एक्चुअली क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई अच्छा थे। अच्छा। राइट, मगर जो गाइडेंस लोगों ने दिया था वो कम था। राइट, क्योंकि सब टैरिफ के माहौल में एक डरे हुए थे, तो उन्होंने सब अपना जो फ्यूचर गाइडेंस है उसको दबा के दिया था। हम्म। इसीलिए इस क्वार्टर का जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, जो कंसेंसस फॉर्म होता है कंपनी की कहने से, वो कम है। इसीलिए इस क्वार्टर के अर्निंग्स अगर एज पर उम्मीद, वो मैं आता हूं, मगर एक्सपेक्टेशन लेवल कम है, ये पहली बात है। नंबर टू है कि इस क्वार्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चीज जो पॉजिटिव्स में दिख रहा हूं, एक है जीएसटी के कलेक्शन अच्छे बढ़ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपको गवर्नमेंट की कैपेक्स की एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, वो डेटा भी सामने आ गया। तीसरी बात है, पीएमआई का डेटा भी 14 मंथ हाई पे आया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का। राइट, और चौथी बात जो है, ये जो 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने गिव अवे दिया था, लोग उस पैसे से क्या कर रहे हैं भैया? 3 महीने तो हो गए, पहला महीना छोड़िए क्योंकि उनको पता नहीं कि कितना कैश हाथ में आने वाला है, मगर जून 15 तक जब एडवांस टैक्स भरते हैं, सबको पता होगा कि कितना मेरे लिए सेविंग हुआ है इस न्यू टैक्स रिजिम में जो गवर्नमेंट ने राहत दिया है। वो खर्चा कर रहे हैं या सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, इस चीज पे देखिए। आज एसआईपी के आंकड़े हैं, अभी और रिकॉर्ड स्तर पे आगे 27,000 को क्रॉस कर दिया। तो ये तय है कि कुछ अपना सेविंग्स लोग बढ़ा रहे हैं, मगर क्या कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये इस अर्निंग सीजन में दिखने की जरूरत है। क्योंकि बाकी की जो चीज है, वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत पिछले क्वार्टर के माफिक बेहतर चल रही है। हम्म। राइट, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ना ही आपको एक्सपेक्टेशन कम है, पर एक्चुअल अर्निंग्स भी आपको बेहतर आनी चाहिए। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं इस क्वार्टर के अर्निंग एक्सपेक्टेशन पे, बट देखते हैं क्या होता है। तो कौन से राइट, सेक्टर्स पे पॉजिटिव हो आप, कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं, अर्निंग्स जहां पर बेहतर रह सकती? मेरे को कंजम्पशन के नंबर पे थोड़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि समर भी बहुत गंभीर थी, बहुत हॉट समर थी। हम्म। तो ड्यूरेबल्स में वो सब चीज देखने की जरूरत है। सेकंड, मानसून की खबर भी अच्छी थी, तो मानसून की खबर अच्छी तो कॉन्फिडेंस है। तो एक बॉटम ऑफ द पिरामिड यानी टू व्हीलर, एंट्री लेवल कार, यहाँ पे मेरी एक उम्मीद है। थर्ड है कि आरबीआई की रेट कट की पास ऑन, आपने देखा कि बहुत से लोगों ने डिपॉजिट ग्रोथ एक्चुअली बढ़ गई है बैंक्स की। ये एक सेकंड चीज है, मैंने देखा कि एक बैंक का आंकड़े देखा मैंने, 16% डिपॉजिट ग्रोथ, 6% लोन ग्रोथ। यानी उन्होंने और रेट कट भी पास ऑन किया है डिपॉजिट्स में, इसके बावजूद तो शायद ये जो 1 लाख करोड़ है वो ज्यादा सेविंग्स में जा रही है, ये दिख रहा है। मगर कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन में जाना था। तो मेरे ख्याल में मैं कंजम्पशन के नंबर पे एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि अच्छी आनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, रेट कट का बेनिफिट जरूर बैंक्स को मेरे को दिख रहा है, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स में उन्होंने कम करा दिया। अब भले ही लोन बुक में ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट फिर भी उनके एग्जिस्टिंग लोन जैसे पर्सनल लोन और ऑटो लोन दोनों फिक्स्ड रेट पे है। तो अगर लेंडिंग का रिटर्न सेम है मगर डिपॉजिट की इंक्रीमेंटल कम हो रही है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ी इंप्रूव होगी ना। तो इसलिए मेरा बैंकिंग के सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एनबीएफसी के ऊपर भी एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि दूसरी बात है कि रेट कट से जो उनकी एसएलआर की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है,
वहां पे भी मार्क टू मार्केट की गेन्स आएगी उनको, राइट। तो ओवरऑल मेरे को एक बैंकिंग और बीएफआई, और जैसे मैं देख रहा हूँ सेविंग्स की ओर भी पैसा जा रहा है, तो डेफिनेटली बैंक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की इनकम, इंश्योरेंस थ्रू, म्यूचुअल फंड्स थ्रू, कैपिटल मार्केट्स के थ्रू, तो ये भी बढ़ेगी। तो वो सेकंड मेरे लिए पॉजिटिव दिख रही है। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि मेरा मानना है कि आईटी के आउटलुक में थोड़ी पॉजिटिविटी आनी चाहिए गाइडेंस में, क्योंकि हमने देखा कि पिछली बार टैरिफ का अनसर्टेनिटी बहुत था और अमेरिकन इकोनॉमी में कितना दबाव आएगा, इसके कारण आपको आईटी का गाइडेंस भी कम था, और आईटी के शेयर्स में भी बहुत नुकसान हुए हैं, देख रहे हैं अपना। मगर मेरे कुछ 2 महीने पहले से ही मैंने अपना आईटी का व्यू बदल दिया है, अभी पॉजिटिव में बदला है, क्योंकि बहुत ओवर करेक्शन हो गया है इस चीज के ऊपर। और अमेरिकन इकोनॉमी की बात करें तो एक्चुअली उधर ग्रोथ अच्छी चल रही है, इसलिए रेट कट नहीं हो रहा है, राइट। तो उतना नेगेटिव इम्पैक्ट ये पूरा टैरिफ का, जो झमेला का अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर उतना नहीं दिख रहा है। प्लस एटलीस्ट 30% ऑफ S&P 500 का इनकम अमेरिका से बाहर है, राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि आईटी गाइडेंस को इंप्रूव करेगी। तो एक्चुअल अर्निंग्स को छोड़िए, आईटी में गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो आईटी में गाइडेंस इंप्रूव होगा, और उसलिए उधर करेक्शन भी ज्यादा हो चुका है। तो 3 महीने में देखिए आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, राइट। 3 महीने में करीबन 20% का रिटर्न आ गया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर से मैं एक पॉजिटिव गाइडेंस का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, जिससे रुख बदल सकती है आईटी सेक्टर में। अच्छा, एक इसमें ये भी है कि एक सीमेंट है, एक ऑयल एंड गैस है जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, और एक है मेटल्स। इनके ऊपर आपका क्या व्यू है? तो सीमेंट में क्या है कि देखिए ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, मगर अभी ये अगले क्वार्टर में मॉनसून के कारण तो सीमेंट में प्राइसेस के ऊपर दबाव आएगी। हम्म। तो जो क्वार्टर जो चला उसकी अर्निंग शायद अच्छी हो सकती है, मगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, मैंने अगले क्वार्टर के लिए, क्योंकि हम्म। मॉनसून अच्छी चल रही है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दब जाती है ना। तो इसलिए सीमेंट में उनकी गाइडेंस भी ये फैक्टर करेगी। और लॉन्गर टर्म में डिमांड अच्छी है ड्यू टू रिवाइवल ऑफ प्राइवेट कैपेक्स और गवर्नमेंट कैपेक्स, मगर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत हो रही है, राइट। तो उसके कारण मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो सकता है। तो अगर आपके पास एक लॉन्गर टर्म व्यू है तो सिरेन खरीद सकते हैं, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में शायद प्राइसिंग के ऊपर और मार्जिन्स के ऊपर थोड़ी प्रेशर हो सकती है। ऑयल मैनेजमेंट कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो अभी $10 तो गिर गया है 75 के लेवल से, अभी 65 67 उस लेवल पे है। तो जो पास ऑन जो गवर्नमेंट की जो है, अगर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगा के उस प्रॉफिट को नहीं उठाया, राइट, तो उनके लिए आउटलुक अच्छी है। अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि उनकी रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हो सकती है इससे, राइट। तो अंटिल गवर्नमेंट कुछ एक्साइज ड्यूटी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट नहीं करती है, हम्म। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की आउटलुक अच्छी है। और तीसरी सेक्टर, मेटल्स। मेटल्स। अब कॉपर पे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, उस दिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेटल्स तो ठीक है। मेटल्स की प्रॉब्लम क्या होती है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स के कारण आपको स्टील, आयरन ओर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब बिल्डिंग मटेरियल्स में शामिल होते हैं। तो डिमांड की स्टोरी अच्छी है। इश्यू क्या है मेटल्स में कि दाम मेटल्स के लंदन मेटल एक्सचेंज में फिक्स होते हैं, हम्म। इंडिया में नहीं। तो उधर जो भी दाम फिक्स होता है वो इंडिया में अप्लाई हो जाता है विद द करेंसी का इफेक्ट, करेक्ट। इसलिए मेटल्स को माना जाता है ग्लोबल सिक्लिकल है, राइट। तो यहां पे क्या है कि अगर ग्लोबल में ये टैरिफ के कारण एक स्लोडाउन बहुत आगे बढ़ती है, तो मेटल के दाम के ऊपर दबाव आ सकती है, तो वही दाम यहां पे दिखेगी। भले ही यहां पे डिमांड अच्छी हो, प्राइसेस तो फिक्स एलएमई में होते हैं, तो उसके हिसाब से देखे तो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है ना अर्निंग्स। तो क्वांटिटी अच्छी होगी मगर प्राइस में दबाव आएगा, तो ओवरऑल ईपीएस में उसका इंपैक्ट दिखेगा। सेकंड, वो एक्सट्रीमली सिक्लिकल है, इसलिए एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना बहुत मुश्किल है मेटल्स में, आपको टैक्टिकली ही प्ले करना होगा। रुझान जैसे इंटरनेशनल बदलता है, आपको एंटर करना है, एग्जिट करना है। तो ऑलवेज आपको सेक्टर रोटेट करते ही रहना है मेटल्स में, उतनी क्योंकि एक फेरस मेटल्स का एक चीज होता है, एक नॉन फेरस का होता है। और मेटल्स में अगर आप गोल्ड को शामिल करते हैं और सिल्वर को शामिल करते हैं तो बात ही अलग है। तो एक होता है गोल्ड, दूसरी होती है सिल्वर, और फिर होता है नॉन फेरस मेटल्स, और होता है फेरस मेटल्स। तो ओवरऑल मेटल्स का एक सिंगल आउटलुक लेना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हर एक का कंप्लीटली डिफरेंट होता है। गोल्ड का तो पता है, वो डॉलर का वैल्यू से होता है, रेट कट से होता है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी होता है। सिल्वर का तो एक
उस अनसर्टेनिटी का बेनिफिट थोड़ा सिल्वर को भी, क्योंकि ये पोर मैंस गोल्ड है वो। मगर एट द सेम टाइम आपको सिल्वर में एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी आजकल बढ़ रही है, क्योंकि ईवी में बहुत इस्तेमाल होता है सिल्वर की यूसेज ग्रीन एनर्जी में। तो सिल्वर का एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है, राइट। तो इसीलिए एक कंप्लीट मेटल आउटलुक ऑल्सो यूनिफॉर्मली, ईच मेटल को आपको अलग देखने की जरूरत होती है। मगर ये बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में डिमांड अच्छा है। तो जाते जाते फिर वो एक सिंपल वाला सेक्टर पूछ लेता हूँ ना, जिसमें एक ही जैसा होता है सब कुछ, वो है डिफेंस। डिफेंस में क्या करें? ऑर्डर इनफ्लो तो बहुत तगड़े देखने को मिल रहा है, हम हर बार देखते हैं रिजल्ट सीजन में ना एकदम से डिफेंस स्टॉक्स में कुछ बस एक्शन शुरू हो जाता है। नहीं, देखिए, डिफेंस की आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं है। अगले 5 साल 10 साल के लिए आउटलुक बहुत अच्छी है। और इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। एक तो इंडो पाक वॉर के कारण जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो ऑर्डर रिलीज किया है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द एम्युनिशन यूज्ड देयर, ड्रोन्स एंड यूएवीज वो सब है। तो नेचुरली उनके अगले साल 1.5 साल के लिए ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, नंबर वन। नंबर टू बात डिफेंस में यह है कि इंडिया की जो आत्मनिर्भरता का एक बहुत स्ट्रांग रीइंफोर्समेंट हो गया इस वॉर में, क्योंकि ये ड्रोन ये सब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कर रहे थे। तो अब एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक, ना ही बाकी एशियन कंट्रीज को, ना ही ब्राजील को, मगर यूरोप में भी, क्योंकि नेटो भी अभी अपना ईच कंट्री अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रही है, हम्म। और वो खरीदेंगे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। तो इंडिया ने अपना अभी दिखा दिया अपनी वो क्षमता उधर। तो नेचुरली उसकी ऑर्डर भी बढ़ेगी। तो करीबन 23-24 हजार करोड़ के ऑर्डर एक्सपोर्ट्स थे लास्ट ईयर डिफेंस का। वो इजीली मैं दुगना होते हुए दिख रहा हूँ, 50 हजार अगले 3 4 5 साल में, राइट। तो ऑर्डर के एक्सपोर्ट्स के कारण भी डिफेंस की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, राइट। अब सवाल इसमें उठता है कि प्रॉब्लम क्या है। सवाल यह है, ये सब अच्छे न्यूज पब्लिक डोमेन में है, तो उसके कारण दाम में ऑलरेडी है, हम्म। राइट। महंगे स्टॉक्स। तो क्या होता है कि आपको ग्रोथ अच्छी होगी, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी होगी, बॉटम लाइन ग्रोथ भी अच्छी होगी, मगर आपको रिटर्न्स नॉर्मल सा ही बनेंगे। रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे आपको, मगर रिटर्न नॉर्मल सा ही बनेगा, वो एक है। अब सेकंड चीज क्या है इसमें, एक फाइनल पॉइंट मैं बताता हूं इसमें, राइट। तो लोग निवेश करते हैं इसमें दो तरह से। डिफेंस इंडेक्स को खरीदते हैं, क्योंकि कुछ 3 4 एमसीज के डिफेंस इंडेक्स फंड भी है। एक ही एक डिफेंस का एक्टिव फंड है, बाकी सब डिफेंस इंडेक्स फंड्स है। तो लोग इस डिफेंस इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके अंदर जो स्टॉक्स देखते हैं उसको खरीदते हैं। वो गलत है। और मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि ये इंडिया की जो आत्मनिर्भरता की सक्सेस है, वो प्राइवेट सेक्टर की सक्सेस है। मगर अनफॉर्चुनेटली डिफेंस इंडेक्स में 70% से ज्यादा पब्लिक सेक्टर स्टॉक है। तो फ्यूचर ऑफ डिफेंस इज नॉट इन पब्लिक सेक्टर स्टॉक, फ्यूचर ऑफ इज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो आइदर आप वो एक एक्टिवली मैनेज डिफेंस फंड है, उसके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आप अपना ओन पोर्टफोलियो बनाइए, एक 20 25 डिफेंस स्टॉक्स के जरिए, जहां पे आप 60 65% वेटेज प्राइवेट सेक्टर को दीजिए और 30 40% पब्लिक सेक्टर, अपना एक डाइवर्सिफाइड डिफेंस पोर्टफोलियो बनाइए। उसमें बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप खाली इंडेक्स में निवेश करेंगे तो खाली वो पीएसयू का जो पास परफॉर्मेंस है उसके कारण डालेंगे, मगर फ्यूचर ग्रोथ प्राइवेट में मुझे अच्छी दिख रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे। सेकेंड चीज है, जो कि वैल्यूएशन हाई है, आप बाय ऑन डिप्स में एक स्ट्रेटेजी रखिए। और तीसरा है, आउटलुक आप मे बी इन माई व्यू 7 इयर्स का रखिए, क्योंकि अगले 5 साल का अर्निंग्स ऑलरेडी दाब में है आज। हम्म। तो इसीलिए एक लॉन्गर टर्म आउटलुक रख के बाय ऑन डिप्स रखेंगे, और डाइवर्सिफिकेशन कीजिए जिस तरह से मैंने अभी बताया। वो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी डिफेंस में आपको प्ले करने के लिए। सर जाते जाते एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और वो ये कि ट्रेड डील होती है या नहीं होती है, एक दो दिन में होती है फिर समय ले जाती है, वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम ना इंतजार बहुत समय से कर रहे हैं, पिछले सितंबर से लेकर अब हो गया जुलाई। तो बाजार में ना पैसा कमाना मुश्किल था, लेकिन अभी क्या लग रहा है, क्या रिकॉर्ड हाई लेवल्स निफ्टी लगा देगा क्या इसी साल में दिवाली तक? इतना आसान क्वेश्चन है। रिकॉर्ड हाई लेवल्स दिवाली तक, मैं कहूँगा इस साल को मैं फाइनेंशियल ईयर में बदलाऊंगा और मार्च एंड तक जरूर लगेगा, क्योंकि अब ये नियर टर्म सर एक बात अनसर्टेनिटी। बताओ, मैं तो इसी सीरीज का पूछने वाला था, क्योंकि ये ट्रेड डील तो है ही ना बहुत बड़ा ट्रिगर। मैं तो इसी सीरीज में पूछा, मैं तो फिर भी दिवाली तक एक्सटेंड कर दिया, आपने पूरे फिस्कल की बात कर दी। नहीं, मैं रीजन में बता रहा हूँ ना आपको कि ट्रम्प इतना अनप्रडिक्टेबल है। मिनी ड्रील साइन होगी, उसके बाद भी उनकी ट्वीट्स आते रहेंगे ना। हाँ, इसके बाद और भरोसा और नहीं। मिनी में जो नहीं है, वो हम्म। चीज में अनसर्टेनिटी तो रहेगी ना। हम्म। तो इस हालत में आपको नियर टर्म में इस सीरीज का और दिवाली तक भी
कहना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अनटिल हम एक बड़ा कंप्लीट डील बीटीए साइन करते हैं, ये मिनी डील से, जो डील में शामिल नहीं है मिनी डील में, उस सेक्टर की अनसर्टिनिटी तो जारी रहेगी। और एफआईएस की वापसी ही हमारी मार्केट को, निफ्टी को न्यू हाई तक ले जा सकती है, कि कौन? डोमेस्टिक। जेन स्ट्रीट? हाँ, जेन स्ट्रीट की बात? एफआईएस की बात कर रहा हूं, आप खाली एज के हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर की बात कर रहे हैं। ओके। एफआईएस माने लॉन्ग टर्म एफआईएस, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, और फिर ईटीएफ्स, ये जो डाइवर्सिफाइड फंड, उनकी बात कर रहा हूँ। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, वो सब शॉर्ट टर्म की बात है, उनको छोड़िए। मगर इसलिए नेक्स्ट सीरीज में कहना, क्योंकि अगर सेबी ने आके एक्शंस और दो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के ऊपर लगा दिया, तो हम्म। नेचुरली वो सब मार्केट के ऊपर हावी रहेगी ना। तो इट्स नॉट फेयर ऑफ यू टू आस्क मी के अगले सीरीज, और इवन दिवाली इज टू नियर, कि अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाता, क्योंकि कल तक तो होना था ना, 9 जुलाई था डेडलाइन, नहीं हम्म। हुआ, तो अभी अनसर्टिनिटी और प्रोलॉन्ग हो रही है ना। तो राइट। इसलिए मेरा कहना है कि क्रिसमस तक मेरे मन में ट्रम्प ये पूरा टैरिफ का सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे, राइट। तो डेफिनेटली हमारे लिए मार्च एंड तक अब टाइम फ्रेम दिखाएंगे, तो जरूर मैं मानता हूं कि मार्च एंड तक निफ्टी लाइफ टाइम हाई को पार कर सकती है। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय पुस्तक को देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।